हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स कौन कौन से हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं वो हमने देखा है। अब ये एनालिसिस जो करना है हमें, वो ये एनालिसिस मतलब न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो हमें न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करना और रिलेशनशिप ढूंढना है, इसके लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई तरीके के टूल्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं और ये एनालिस्ट जो यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग टूल्स आर यूज टू मेजर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इंटरप्राइजेस। तो ये इन टूल्स के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है और फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, मतलब वो सॉल्वेंट है नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, तो उसकी क्या कंडीशन है, वो ऑब्लिगेशंस को कैसे मीट आउट कर पा रहा है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें मेजर की जा सकती हैं इन्हें टूल्स के थ्रू, राइट। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं, तो जो कॉमन यूज टेक्निक्स और टूल्स हैं वो हैं आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनको एनालिस्ट यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए, राइट। अब अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग मेथड के थ्रू कंपैरिजन करती है या एनालिसिस करती है, राइट। अब हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो देखिए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हैं उनको कंपेयर करने वालों, कंपैरिजन अब यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो कैसे होता है, फर्म अपने ही एक डेटा को बाकी के दूसरे ईयर से कंपेयर करती है। सो दीज आर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ फर्म फॉर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पीरियड पे आप कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी प्रॉफिट क्या थी, ये जो है हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, राइट। और ये आपका 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड्स के लिए लिया जाता है। तो मतलब आपकी पूरी बैलेंस शीट बनाई जाएगी और उस बैलेंस शीट में मान लीजिए 2 पीरियड्स का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर और फिर उसके बाद कंपैरिजन बताया जाएगा कि इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ और किस परसेंट से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ। वो पूरा एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो इनकम एक्सपेंसेस का कंपैरिजन, अगर इनकम एक्सपेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम उसकी बनाएंगे, इनकम एक्सपेंसेस के लिए सेम चीज़ बनाएंगे और बैलेंस शीट की कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के लिए बनाएंगे, बट दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक तो आपका बैलेंस शीट और एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हम प्रिपेयर करेंगे इन्हीं दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, राइट। और इसी को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। तो हमने जब टाइप्स देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो वहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस देखा हुआ था, तो सेम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टाइप्स था कि एनालिसिस हम ऐसे भी कर सकते हैं और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक हो गई, टूल हो गया कि अब हम ऐसे करके दिखा रहे हैं और हमने वो बैलेंस शीट या हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस बना के रेडी कर दिया, राइट। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि ये देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट मान लीजिए 2008-2007 की हो गई, तो 8 की फिगर ये हो गई, 7 की फिगर ये हो गई और अमाउंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हुआ और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो हो रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक साथ तैयार हो जाती हैं। तो इसको हमने क्या कहा, हमने बैलेंस शीट क्या किया, तो ये दैट इज़ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमने यही पीएल का किया होता तो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होता। तो यहाँ पर आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ चीज़ें हैं वहाँ पर क्या हो जाती है, इनकम और एक्सपेंस की चीज़ें हो जाती। तो हम इससे प्रॉफिट को कंपेयर करते, एक्सपेंसेस को कंपेयर करते, इनकम को कंपेयर करते कि एक साल लास्ट ईयर कितना था तो इस साल कितना है, राइट। तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जैसे यहीं पे हमने देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल हम यहाँ पे करते हैं कि लाइक यहाँ पे आप लाइबिलिटीज़ में देख लीजिए, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 2,10,000 कब 2008 में, और 2007 में कितनी थी, 2,43,000। मतलब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आप 243 थी, 2,43,000 का पेमेंट आपको करना था 2007 में, जबकि 2008 में वो घट गई, 2,10,000 हो गई। तो जितनी भी आपके ब्रैकेट में फिगर्स दिखते हैं वो नेगेटिव है, मतलब वो डिक्रीज़ है। तो यहाँ पे 33,000 से आपकी करंट लायबिलिटीज़ इस साल क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। तो कितने परसेंट से डिक्रीज़ हो गई है, तो आपने क्या कर दिया, जितना डिफरेंस अमाउंट मतलब 33,000 डिवाइडेड बाई बेस ईयर, किससे कंपेयर किया था आपने, 2007 के डेटा से, तो 2,43,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो दैट इज़ मतलब आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट इसी तरीके से प्रिपेयर होती है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे दीज आर द स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द कॉमन आइटम बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम। हमने जो पहले देखिए, ये सिंपल सेम जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट है ना, सेम वो वर्टिकल एनालिसिस जो आपने टाइप्स में देखा बस वही चीज़ है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब यहाँ आप तैयार कर रहे हो, आप बना रहे हो, टूल्स हैं आपके,
तो यहाँ पे कैसे हो गया कि आप पर्टिकुलर एक आइटम को आप बेस बनाओगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके बीच में उसका उस सिंगल आइटम्स का रिलेशनशिप आप इंडिकेट करते हो, उसको ढूंढते हो, तो उसको आप परसेंटेज के फॉर्म में वहाँ मेंशन करते हो. दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. Thus, the percentage thus calculated can be easily compared with the result of corresponding percentage of the previous year or of some other firms as the number are brought to common base. तो या तो हम जैसे हमारे पास परसेंटेज का रिजल्ट आ जाता है तो या तो हम उस परसेंटेज के रिजल्ट्स के बाकी ईयर के परसेंटेज को कर ले जाएं तो भी हमारे लिए इजी हो जाता है समझना और चीज़ों का एनालिसिस करना. या अगर हम चाहते हैं तो हम अपनी ही जैसी सिमिलर नेचर वाली दूसरी कंपनियां वर्क कर रही हैं वो उनका क्या जा रहा है कि सेल कितनी है और सेल पे वो खर्चा कितना पा रही हैं तो उनका क्या परसेंटेज जा रहा है हम उससे कंपेयर कर सकते हैं. मतलब कॉमन बेस निकाल के हम कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं. तो इन कॉमन साइज बैलेंस शीट द टोटल ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज अज्यूम टू बी 100. मतलब यहाँ पे जब हमने जैसे क्या कहा कि हम किसी एक चीज़ को बेस बनाएंगे और बाकी आइटम्स को उसी बेस से कंपेयर करने वाले हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर बैलेंस शीट में काम कर रहे हैं तो एसेट्स, टोटल एसेट्स को, टोटल लायबिलिटीज़ को आपको 100 मानना पड़ेगा. अब फिर आप उसको टोटल को 100 मान लिए तो अब आप देखिए कि बिल्डिंग कितने की रखी है आपने, करंट एसेट्स कितने के हैं, इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो आप उसका टोटल में उसका परसेंटेज ढूंढ लीजिए. राइट. तो ये हो गया आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट में. तो यहाँ 100 टोटल होगा. और अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एज्यूम किया हुआ है तो वो स्टेटमेंट तैयार करें तो वहाँ पर हमें जो सेल होती है सेल को क्या मानना पड़ेगा, 100 एज्यूम करना पड़ेगा और फिर हम उस सेल्स से बाकी आइटम्स को कंपेयर करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट रेडी होता है. और कॉमन साइज स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है, वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है. राइट. तो यहाँ पे सेम एग्जांपल देख लीजिए आप, ए और बी है एक्सेल फॉर्मेट में. तो आपके पास ये आइटम्स हैं, P&L के ये सारे आइटम्स हो गए और ये आपके 18 की पूरा स्टेटमेंट शो कर रहा है कि आपकी ऑपरेशनल वर्किंग क्या रही है. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट शो कर रहा है. अब आप क्या करेंगे, आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है. तो आप क्या करेंगे, इसी को एक दूसरे से कंपेयर करना. तो आपने रिवेन्यू को अगर किया तो रिवेन्यू को क्या मानना पड़ेगा, आपको 100 मानना पड़ेगा. अब रिवेन्यू से बाकी सारे आइटम्स को आप कंपेयर करेंगे. अब जैसे 99.45 प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, तो 99.45 डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे आप, 225.40 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि इसी से आप कंपेयर कर रहे हैं ना, इसी से एनालिसिस कर रहे हैं कि 225 के रेवेन्यू में आपने प्रॉफिट कमाया 99 का. इसका मतलब आपने 44% का प्रॉफिट कमाया है. तो अब आप किसी भी ईयर से कंपेयर करना चाहिए, अदर कंपनी से करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि भाई हमारा 44 का प्रॉफिट जा रहा है, आपका कितना जा रहा है ना, और हमने पहले कितना कमाया हुआ है. तो ये पूरी तरीके से वर्टिकल एनालिसिस होता है. इसको आप एक्सेल में करने के लिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं. B6 जो इनकम स्टेटमेंट जहाँ पे दिख रहा है 2018 इनकम स्टेटमेंट, तो वो देखिए रिवेन्यू अप टू 25 है. तो ये क्या हो गया, हमारा B6 हो गया, ये हमारा 100% जाएगा. तो हम लिखने के लिए लिख देते हैं B6 डिवाइडेड बाई B6 मल्टीप्लाई बाई 100. ये $6 जो है वो एक्जैक्टली B6 ही है. तो B6 डिवाइड बाई B6 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा. अब हम कॉस्ट ऑफ सेल को इस पे परसेंट निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, B7 डिवाइडेड बाई B6 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 125 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाई 100. तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये हमारी कॉमन साइज की बैलेंस शीट आ गई जो हमें अपनी सारी चीज़ें. अब हमें बता रही है कि नेट इनकम क्या हुई, तो नेट इनकम हमें पता चला कि हमने 12% के हिसाब से इनकम कमाई है. नेट इनकम हमारी कितनी हुई, 12%. हमने टैक्स कितना दिया, 4% का हमने टैक्स दे दिया. जितना भी हमने रेवेन्यू कमाया उसका 4% हमने टैक्स दे दिया, 12% हमने कमा लिया. ये आपको ये फिगर कंपैरेटिव हो गया आपके लिए, एनालिसिस करने, कंपैरेटिव नहीं सॉरी, आपके लिए एनालिसिस के लिए ईजी हो गया. तो आपने सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लिया. अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि नेक्स्ट है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निक कैसी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होती है. तो कैश फ्लो होता क्या, देखिए कैश का फ्लो, एक ऐसा स्टेटमेंट आप तैयार करोगे जिसमें आप कैश के फ्लो को देखोगे. ठीक है. तो ये एक एनालिसिस है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फ्लो तो कैसा होता है, फ्लो इनफ्लो भी होगा, आउटफ्लो भी होगा. मतलब फ्लो ऐसा है, आने का भी हो सकता है और जाने का भी हो सकता है. तो कैश फ्लो मतलब या तो कैश ऑर्गेनाइजेशन कितनी आ रही है या कैश कितनी जा रही है. तो जब हम दोनों चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि आ कितनी रही है और जा कितनी रही है, तो वो हम क्या बोलते हैं उस स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट. पूरी मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है. द फ्लो ऑफ कैश इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड द कैश इन फ्लो. तो जो बिजनेस से पैसे आ रहे होंगे, कैश आ रही होगी, उसको हम इनफ्लो कहेंगे. दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो, हमारे लिए पॉजिटिव वो पैसा आया हमारे पास. और जो पैसे ऑर्गेनाइजेशन से चले जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो. और अगर ये ज़्यादा हुआ तो कैसा आएगा, नेगेटिव कैश फ्लो आएगा. राइट. सो द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज द नेट कैश फ्लो. और आप इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेट कैश इनफ्लो हुआ है या नेट कैश आउटफ्लो हुआ है. तो नेट फिगर आपको पता चल जाएगी कि ज़्यादा हमने इस बार कैश को पाया है कि ज़्यादा हमने कैश में पेमेंट किया है, वो आपको यहाँ
यहाँ से क्लैरिटी आ जाती है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है एकदम प्रोजेक्टेड मैनर्स में। जब आप लोन वगैरह लेने जाते हैं, है ना, और या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको 15 साल 20 साल का कैश फ्लो बना के देना पड़ता है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बना के देना होता है कि आपके सारे एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं, आपका कैश का क्या सिनेरियो बन रहा है। तो पूरा प्रोजेक्टेड फॉर्म में होता है जो बताता है आपके कि कितना आपने रिसीव किया, कितना आपने अकाउंटिंग ईयर में यूटिलाइज़ किया है, आपके पैसे आने के सोर्स क्या क्या थे, आपके पैसे किन किन वजह से गए हैं, पेमेंट की क्या क्या रीज़न थे, वो सब चीज़ें आपके इस स्टेटमेंट में क्लियर हो जाती है, इसमें मेंशन होती हैं। दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। सो इट शोज़ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये कैश और कैश के इक्विवेलेंट जो नियर कैश होती हैं, उन दोनों के इनफ्लो और आउटफ्लो को एक्सप्लेन करता है। और बाय क्लासीफाइंग, अब ये कैश फ्लो को क्लासीफाई करता है 3 मेन कैटेगरी में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन सारी नेचर की एक्टिविटीज़ में कैश जो इन्वॉल्व है उसको वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। या तो वो ऑपरेशन नेचर की एक्टिविटीज़ होगी, या इन्वेस्टमेंट नेचर की एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, या फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज़ होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन्होंने तीनों कर दिया। अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर इनमें कोई चेंजेस आया, बैलेंसेस ऑफ कैश चेंज हुए 2 पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट पे या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो वो क्या है, किन रीज़न से में कौन सा चीज़ ज़्यादा हुआ, किस तरह की एक्टिविटीज़ में काम हुआ है, वो सब इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS जिसे आप बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया। वहाँ बताया गया है कि कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से बनता है और इनडायरेक्ट मेथड से भी तैयार होता है। तो वहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि कैश फ्लो का बेसिकली कैसे तैयार किया जाता है, इसका पूरा फॉर्मेट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल्स की, दैट इज़ ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है जो स्टडी करती है आपके ऑपरेशनल रिजल्ट को। जो ऑपरेशनल रिजल्ट किस चीज़ का? एक लंबे टाइम पीरियड का, जो भी जिसे हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ द ईयर्स, मतलब 10 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 15 साल का, एक सीरीज़ ऑफ द ईयर्स का आप क्या करते हो, आप ऑपरेशनल रिजल्ट्स को आप स्टडी करते हो, आप समझते हो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कि क्या वो प्रीवियस ईयर के जितने भी डेटा हमने यूज़ किए हैं और अभी की जो डेटा हमारे सामने है, तो हमारा ट्रेंड कैसा चल रहा है, हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हम कांस्टेंट वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी, हमारी वर्किंग, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हमने प्रॉफिट का ट्रेंड निकाल लिया, हमने लास्ट 10 ईयर्स की प्रॉफिट्स को एनालिसिस किया और हमने सबकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा कि हमने फर्स्ट ईयर में 20% कमाया, फिर हमने नेक्स्ट ईयर 22% कमाया, फिर नेक्स्ट ईयर हमने 25% कमाया, फिर हमने नेक्स्ट ईयर 27% कमाया। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा 2% का चेंजेस आ रहा है। इसका मतलब हम कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहे हैं, हमारा ट्रेंड कैसा है, कांस्टेंट है, हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, हम 2% पे कांस्टेंट हैं, है ना। ये हमारा ट्रेंड पता चल जा रहा है कि 2% का जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, पर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। मेरा जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, ग्रोथ रेट कितना है, 2% का है, तो ग्रोथ रेट हमारी कांस्टेंट है, पर हम कंटिन्यूअस इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, है ना। 20 से हम 25 तक पहुंच गए, 27 तक पहुंच गए, तो 20 से 27 तक पहुंच गए हम, इसका मतलब हम इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन मेरा ग्रोथ जिस रेट से हो रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक इसी तरह हम आगे के ईयर्स को एनालिसिस करें, 25 आया मेरा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने किया तो हमने देखा हम 24 हो गए, फिर हमने नेक्स्ट ईयर एनालिसिस किया, हमें 28 हो गए, फिर हमने किया कि हम वापस से 27 पे आ गए। तो हमें पता चल रहा है कि हम कब इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं, हम कब डिक्रीजिंग हो रहे हैं, किस ईयर हमारा क्या सिचुएशन, वो सब एनालिसिस हम ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू करते हैं, राइट। सो बाय लुकिंग एट अ ट्रेंड इन अ पर्टिकुलर रेशियो, वन मे फाइंड वेदर द रेशियो इज फॉलिंग, राइजिंग और रिमेनिंग रिलेटिवली कांस्टेंट। तो हम अगर ट्रेंड को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो हम बहुत अच्छे से ये पता कर पाते हैं कि आप क्या जा रहा है, आपका सिनेरियो कैसा बन रहा है, आप बढ़ रहे हो, घट रहे हो, कांस्टेंट हो, क्या सिनेरियो है आपका। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड और साइन ऑफ गुड और पुअर मैनेजमेंट इज डिटेक्टेड। और ट्रेंड हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिसाइड करने पे कि हमारी मैनेजमेंट की वर्किंग कैसी है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने देखा कि हम पहले तो ग्रो कर रहे थे, बाद में हम डिक्रीज़ होने लगे, तो अब इस टाइम पीरियड के बाद हम डिक्रीज़ हुए, इस टाइम पीरियड पे क्या चेंजेस आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हमने देखा हमने मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया था, इसका मतलब हमारी जो नई मैनेजमेंट आई वो सही परफॉर्म नहीं कर रही है, तभी तो हम पहले इंक्रीजिंग थे अब डिक्रीजिंग हो गए। तो पर्टिकुलरली अगर हम ट्रेंड समझते तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता है, हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो ये ट्रेंड एनालिसिस हो गया। अब हम
बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है कि आप कैसे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो रेशियो एनालिसिस क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सब हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है विथ फॉर्मूला। तो आप उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।